हेलो, नमस्ते बच्चों। जैसा कि कल आपको बताया गया था कि कल से आपको रोज़ वीडियो मिला करेगी। इसलिए आज हम अपना नया चैप्टर लेकर के आए, जो कि पहला चैप्टर है मैथ का, वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर। तो आज हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, फिर इसके सवालों को हम देखेंगे। तो वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पढ़नी हैं। जैसे पहला हमारा होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या बोलो या प्राकृत संख्याएं बोलो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसलिए इसको एन से शो करते हैं। जो नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं वो सब आप जानते हैं, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, जिनको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं और काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। जो कि कहाँ से होते हैं देखा होगा। अगर हम किसी से बोलें कि भाई क्लास में जैसे बच्चे हैं, अब उन बच्चों से हमें गिनती करनी है उन बच्चों की, तो हमने बोला किसी से कि बच्चों भाई इनकी सारे बच्चों की गिनती करो। तो बच्चे जब गिनती करेंगे तो वो कहाँ से करेंगे गिनती? 1 2 3 4 या 1 2 3 4। तो कहाँ से उन्होंने स्टार्ट की? 1 से स्टार्ट की, इसलिए इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट 2 3 4 ऐसी डॉट 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 अनंत तक आगे तक जो भी संख्या होंगी सारी की सारी हमारी संख्या कहलाएंगी वो प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। दूसरे नंबर पे जो हमारे आते हैं वो आती है संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, इसलिए इसको W से शो करते हैं। अब होल नंबर जो होते हैं, यदि जो प्राकृतिक संख्या है इनके साथ में अगर हम जीरो को शामिल कर लें तो वो जो संख्या अब जो बन गई ये हमारी सारी संख्या कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो अब इसके बाद अगली जो संख्या आती है वो हमारे पास आती है पूर्णांक। आते हैं अगले पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए इसको I से भी शो करते हैं, इसको Z से भी शो कर देते हैं। तो इंटीजर जो होते हैं, जीरो के इधर आगे 1 2 3 ऐसी डॉट डॉट इधर प्लस अनंत तक, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 ऐसी डॉट डॉट इधर माइनस अनंत तक। ये सारी संख्याएं यानी कि माइनस वाली भी, प्लस वाली भी और जीरो भी, ये सारी की सारी संख्याएं हमारे होते हैं इंटीजर यानी कि पूर्णांक। इसके बाद जो अगली संख्या हमारे पास आती हैं वो आती है हमारे पास प्राकृत संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, पूर्णांक हो गए। अब आते हैं सम संख्याएं। सम संख्या, वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले इन चीजों का ज्ञान हमें होना चाहिए। पुरानी चीजें हैं, 9th में आपने इन चीजों के बारे में पढ़ा होगा, इन संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो सम संख्या के बारे में हम सभी जानते हैं कि जो संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाए, जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए, 2 से पूरी कट जाए, वो संख्या हमारी कहलाती है सम संख्या है। 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसी डॉट डॉट आगे तक अनंत तक। 0 भी सम संख्या है, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके आगे हमारी सारी जो संख्याएं हैं वो सारी सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद अगली संख्या हमारे पास आती है विषम संख्याएं। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। विषम संख्याएं जो होती है इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओड नंबर। ओड नंबर, अब जो ओड नंबर होते हैं वो संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से पूरी डिवाइड ना हो, वो सारी संख्याएं हमारी कहलाती हैं विषम संख्याएं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसी डॉट डॉट ये आगे तक, ये सारी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद अगले नंबर पे, छठे नंबर पे आती है। छठे नंबर पे हमारी संख्या है जो कि कहलाई जाती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या की जो डेफिनेशन है, जो भाज्य संख्या की एक तो डेफिनेशन ये है कि वो संख्या जो अच्छा, इससे पहले हम अभाज्य संख्या को पढ़ें, फिर बाद में भाज्य संख्या पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या यानी कि वो संख्या जो केवल अपने आप से कटे या 1 से कटे। वो संख्या जो केवल अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। एक तरीके से डेफिनेशन, इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो जो है वो ये है कि वो संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर मतलब 2 गुणनखंड, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि वो जो संख्या केवल 2 संख्याओं से कटे, बस वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2 हो गया, 2 के अगर फैक्टर करें, 2 के फैक्टर करोगे तो 1 तो 2 मतलब फैक्टर का मतलब वो संख्या किस से कट रही है, तो एक तो ये 1 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। कहने का मतलब 1 से भी कट गई और अपने आप से भी कट गई। तो ये 2 जो हो गया हमारा
अभाज्य संख्या हो गई। इसके बाद 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। अगर 4 में ले लूं 4, तो 4 के अगर फैक्टर करें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2, फिर 1 से ये लास्ट का 1 बचा, तो यानी कि इसके 3 फैक्टर आ गए। यानी कि ये संख्या एक तो मतलब 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और एक 4 से भी कटेगी। यानी कि इसके जो गुणनखंड है वो ये है कि ये 1 से भी भाग जाएगी और 2 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। इसलिए इसके जो है 3 गुणनखंड हो गए। इस वजह से ये संख्या हमारी भाज्य के अंदर नहीं आ गई। भाज्य के अंदर वही संख्या आ गई जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होंगे। तो अगली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 नहीं होगी, 7 हो जाएगी, 8 नहीं होगी, 9 भी नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी, इसके बाद 11 होगी, ऐसी डॉट डॉट आगे तक। अब इसके बाद आती है 7वें नंबर पे भाज्य संख्या। वो संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, या ऐसे कि वो संख्या जो अपने आप से भी कटे और 1 से भी कटे और किसी और से भी कटे, तो वो संख्या हमारे पास कहलाती है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जो होती है वो 4 के बाद 5 तो इसमें आ गई, 6 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, 11 इधर आ गई, 12, 13 नहीं होगी, 14 होगी, 15 होगी, ऐसी डॉट 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 आगे तक ये संख्या। ये सारी संख्या हमारी कहलाई जाएंगी भाज्य संख्या। इसके बाद जो अगली संख्या हमारे पास आती है वो आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या वो संख्या जिसे P बटा Q की फॉर्म में लिखा जा सके, जिसे P बटा Q की फॉर्म में यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, वो संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा जो P और Q है, P Q हमारे पास होने चाहिए पूर्णांक। पहली बात, पहली कंडीशन कि P Q पूर्णांक होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये कोई भी संख्या हमारी 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करती है, यानी कि उसको P बटा Q की फॉर्म में लिखा जा सका। और दूसरे नंबर पे कंडीशन हमारी कि P जो Q है वो क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि ये वाले नंबर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, जो Q है, Q का मतलब जो बटे वाला है नीचे वाला Q, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कोई संख्या करती है तो वो संख्या हमारे पास कहलाती है परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल में, अब जैसे 1 है, एग्जाम्पल में हमने लिया 1 को देखो P बटा Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 1 के बटे में अगर किसी के बटे में कुछ नहीं है तो उसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 से जब डिवाइड करेंगे तो जो भी संख्या को डिवाइड 1 से करते हैं तो वही संख्या आती है जिसको डिवाइड किया जाता है, तो इसलिए हम 1 नीचे लगा सकते हैं। तो पहली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गई, यानी कि P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि P Q पूर्णांक होने चाहिए। P Q पूर्णांक होने चाहिए मतलब इनमें से कुछ ना, इनमें से होना चाहिए P और Q। तो देखो इसी में से है, यानी कि 1 जो है हमारा पूर्णांक है। और तीसरी कंडीशन हमारी कि Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। Q कहाँ होता है, नीचे वाला, तो Q 0 भी नहीं, तो इसका मतलब जो 1 था हमारा वो एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल 2 भी हो सकता है। इस प्रकार कहने का मतलब सारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो प्राकृत संख्याएं हैं, वो सारी की सारी क्या हैं, परिमेय संख्या है। क्योंकि 2 के बटे में 1 लगा सकते हैं, 3 के बटे में 1 लगा सकते हैं, 4 के बटे में भी 1 लगा सकते हैं। तो ये भी क्या बन जाएंगी, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या बन जाएंगी, परिमेय संख्याएं बन जाएंगे। इसके बाद जो अगली संख्या हमारे पास आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं में अगर देखें तो हम जैसे 0 के बटे में अगर 1 लिख दूं मैं, तो देखो 0 को हमने P बटा Q के रूप में लिख दिया। अब कंडीशन ये थी कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड, P बटा Q के रूप में लिख दिया। दूसरी कंडीशन ये थी कि P Q पूर्णांक होने चाहिए, तो P Q पूर्णांक है, देखो 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, तो ये वाली दूसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो गई। तीसरी कंडीशन ये थी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो नीचे वाला 0, ऊपर वाला 0 है चलेगा, ऊपर वाला 0 है चलेगा, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे 0 भी नहीं है। अगर किसी संख्या के ऊपर 0 है तो वो आता है आंसर 0। अगर किसी संख्या के नीचे 0 है तो वो आता है अनंत, यानी कि अपरिभाषित, अनडिफाइंड। इसको डिफाइंड हम नहीं कर सकते, यानी कि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर कैलकुलेटर में भी डिवाइड करोगे 0 से तो कैलकुलेटर में साफ लिख के आएगा कैन नॉट
कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, यानी कि जीरो से डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी कि क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया वो। तो ऊपर जीरो है चलेगा, नीचे जीरो हमारा नहीं होना चाहिए, तो यानी कि जीरो भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, और बाकी के सारे तो ये प्राकृतिक संख्या थी ही, तो ये तो हमारी पहले से ही परिमेय संख्या है। अब सारे पूर्णांकों को अगर देखो, पूर्णांक जैसे मैंने ले लिया -4 ले लिया, -4, अब इसको चेक करना है कि -4 परिमेय संख्या है या नहीं, तो देखो इसको p/q के रूप में लिखो, बन लगा सकते हो नीचे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी कि p/q के फॉर्म में लिख दिया। दूसरी कंडीशन pq पूर्णांक होना चाहिए, तो p है -4 और q है 1, तो देखो पूर्णांक है -4, इधर आगा -4, पूर्णांक है 1 भी पूर्णांक है, तो दूसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो गई। तीसरी कंडीशन ये है हमारी कि q बराबर 0 भी नहीं होना चाहिए, तो यानी कि नीचे वाला भी 0 नहीं है, तो यानी कि कहने का मतलब -4 भी हमारी एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इसके बाद में अगला एग्जाम्पल हो सकता है, यानी कहने का मतलब सारे जो पूर्णांक हैं वो भी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। अब इसके बाद में सम संख्या, सम संख्या तो इसमें प्राकृतिक संख्या पूर्णांकों में 0 आ गया था और बाकी तो इसमें आ ही गए सब, तो यह कहने का मतलब सारी की सारी सम संख्याएं भी परिमेय संख्या होंगी, सारी की सारी विषम संख्याएं भी परिमेय संख्या होंगी, और सारी की सारी अभाज्य संख्या भी परिमेय संख्या होंगी, सारी की सारी भाज्य संख्या भी परिमेय संख्या होंगी। अब कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे कि परिमेय संख्या में सारे नेचुरल नंबर परिमेय संख्या होंगे, सारे होल नंबर परिमेय संख्या होंगे, सारे इंटीजर परिमेय संख्या होंगे, सारे हमारे सम संख्याएं भी सारी परिमेय संख्या होंगी, सारी विषम संख्याएं परिमेय संख्या होंगी, और सारी अभाज्य संख्याएं सारी की सारी अभाज्य संख्या परिमेय संख्या होंगी, और सारी की सारी भाज्य संख्याएं भी परिमेय संख्या होंगी। अब जैसे कि और जैसे मान लो 2/3 है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में लिख दिया, pq पूर्णांक है हमारे, और एक नीचे 0 भी नहीं है। 2/3 हो गया, 7/4 हो गया, -7/3 हो गया, या 11/2 हो गया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे परिमेय संख्या कहलाई जाएंगी। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं 9वें नंबर पे अपरिमेय संख्या, जो कि हमारा टॉपिक, इसमें जो वास्तविक संख्या है उसमें आगे जब एक्सरसाइज देखेंगे हम, दूसरी एक्सरसाइज, उसमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में देखेंगे। जो अपरिमेय संख्या होती हैं उनको हम सिद्ध भी करेंगे कि कैसे ये अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। तो अपरिमेय संख्या जो होती हैं, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, यानी कि जो संख्या परिमेय है, जो संख्या परिमेय है उस संख्या को छोड़ करके सारी जो संख्या बची वो सारी संख्याएं हमारी काय में आ जाएंगी अपरिमेय संख्या के अंदर। या कहने का मतलब इस तरीके से याद करना, जो संख्या रूट के अंदर है और कैसी है, वो संख्या रूट के जो अंदर है वो कैसी नहीं, क्या नहीं होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग जो x है, x बराबर x डज नॉट इक्वल टू, यानी कि x बराबर नहीं होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो परिमेय संख्या होगी, क्योंकि उसका वर्गमूल हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे 4 होगा तो 2 निकाल सकते हैं, और 2 क्या हो जाएगी, अभी पीछे हमने देखा कि 2 क्या है, एक हमारी परिमेय संख्या है। कहने का मतलब रूट के अंदर x की जगह क्या होना चाहिए, x की जगह ऐसी संख्या होनी चाहिए जो पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे कि रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 पूर्ण वर्ग है, वो बाहर निकल के 2 आ जाएगा, 5 होगा, 6 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 7 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 8 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 9 पूर्ण वर्ग है तो इसे नहीं लेंगे, यानी कि 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, ऐसे आगे चलता चला जाएगा। ये सारी की सारी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। इनको हमें दूसरी एक्सरसाइज में प्रूफ भी करना है कि √2 अपरिमेय संख्या, इसको प्रूफ कीजिए, या √3 अपरिमेय संख्या, इसको प्रूफ कीजिए, या √5 अपरिमेय संख्या, इसको प्रूफ कीजिए। तो अपरिमेय संख्या की क्या कंडीशन है कि रूट के अंदर वो संख्या, और रूट के अंदर कैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो। अगर पूर्ण वर्ग है तो वो अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हमारी सारी संख्या ये अपरिमेय संख्या कहलाई जाती हैं। जैसे पाई हो गया, पाई के बारे में हम पढ़ते हैं। अब क्या हो गया, पाई का तो मान 22/7 होता, 22/7 होता है। वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 22/7 पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, अप्रोक्सीमेट मान है, लगभग में मान है, लेकिन 22/7 पाई का मान एग्जैक्ट नहीं है।
22/7 तो परिमेय है, लेकिन पाई जो है वो पाई हमारी अपरिमेय संख्या। अगर पाई का मान हम निकाल देखें तो 3.14 ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, इस वजह से पाई हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। अच्छा, जो पीछे हमने परिमेय संख्या देखी थी उसमें ये भी देख सकते हैं हम, जो पॉइंट वाली संख्या होती है जैसे 2.5, 3.4, 7.5 या माइनस के 2.5, ये पॉइंट वाली संख्या भी हमारी परिमेय संख्या होती हैं। क्योंकि अगर ये है तो इसके यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। अब क्या आया 25/10, 5 से काट लो, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, यानी कि क्या आ गया निकल के 5/2। अब 5/2 p/q के रूप में भी है और PQ पूर्णांक भी है, यानी कि 5 और 2 पूर्णांक भी है और नीचे जीरो भी नहीं है, तो पॉइंट वाली संख्या भी हमारी परिमेय संख्या होती है। अब इसके बाद जो आता हमारा टॉपिक आया वास्तविक संख्या, जो हमारा चैप्टर का नाम भी है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यानी कि अब हमने जितनी भी संख्या पढ़ी हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्याएं, और उसके बाद में हमने भाज्य संख्या देखी, अभाज्य संख्या देखी, परिमेय संख्या देखी, अपरिमेय संख्या देखी। अब इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है वास्तविक संख्या, यानी कि जो संख्या भी पीछे हम पढ़ चुके हैं वो सारी की सारी किसके अंदर आती है, वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं। यानी कि अगर एक पेटी के अंदर अगर हम ये सारी क्या डाल दें, नेचुरल नंबर भी डाल दिए, होल नंबर भी डाल दिए, इंटीजर भी डाल दिए, और हमने क्या बोलते हैं भाज्य संख्या भी डाल दी, अभाज्य भी डाल दी, और विषम भी डाल दी, सम भी डाल दी, विषम डाल दी, सम डाल दी, और परिमेय डाल दी, परिमेय डाल दी, अपरिमेय डाल दी, यानी कि सारी संख्या अब ये क्या बन गई, सारी संख्या कहलाई जाती है वास्तविक संख्या। यानी कि नेचुरल नंबर भी वास्तविक संख्या है, होल नंबर भी वास्तविक संख्या है, इंटीजर भी वास्तविक संख्या है, यानी कि पूर्णांक, भाज्य संख्या भी वास्तविक संख्या है, अभाज्य भी, विषम भी, सम भी, और परिमेय भी, अपरिमेय भी। अब हमने जब देखी कंडीशन, तो जो परिमेय संख्या के अंदर सारी संख्या आ गई, यानी कि नेचुरल नंबर भी आ गए थे, होल नंबर भी आ गए थे, पूर्णांक भी आ गए थे, अभाज्य संख्या भी आ गई थी, भाज्य संख्या भी उसके अंदर आ गई थी। तो कहने का मतलब, सीधा सीधा कहने का मतलब ये हो गया, जो वास्तविक संख्या है वो क्या होती है, परिमेय संख्या और प्लस वास्तविक संख्या जो होती हैं, जो वास्तविक संख्या हमारी होती हैं वो परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या सारी को इकट्ठा करके वो सारी क्या बन गई, वास्तविक संख्याएं बन गई, अपरिमेय संख्याएं। कहने का मतलब जो पीछे हमने सारे नंबर देखे थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो सारे परिमेय में आ गए, तो कहने का मतलब जो ऊपर पढ़ चुके थे वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए। अब इसके बाद में परिमेय में हमने सारा देख लिया, बटे वाली भी संख्या देख ली, पॉइंट वाली भी इसके अंदर आ गई, सारी कुछ इसके अंदर आ गई, रूट वाली वो संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो इसके अंदर आ गई सारी, और बाकी सारी संख्या इसके अंदर आ गई। यानी कि सारी संख्या जो पीछे हम पढ़ चुके हैं वो सारी की सारी संख्या कैसी थी, वास्तविक संख्याएं थी। अब इतना बात हो गई वास्तविक संख्या के बारे में। अब एक चीज और, अब ये देखते हैं कि जो हमारी संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, संख्या कितने प्रकार की होती है केवल। अच्छा, संख्या, अब वास्तविक संख्या से पहले एक संख्या आई है, शब्द आया हमारे पास संख्या, यानी कि संख्या तो बाद में, वास्तविक संख्या तो बाद में आई है, पहले तो संख्या हुई होगी। यानी कि संख्या क्या होती है, वो नंबर जिन्हें हम गिनती करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या किसी चीज की गिनती करने, काउंटिंग करने के लिए हम उस चीज का इस्तेमाल करते हैं जिससे क्या हो, हमें आसानी हो, तो उन सारे नंबरों को ही हम क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। अब ये इसके जो प्रकार हैं, एक प्रकार हमारा होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा नंबर जो होता है हमारे पास होता है वो काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। हमें केवल और केवल क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, जो कि हमने पूरा डिस्कशन वास्तविक संख्याओं के बारे में कर लिया। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है काल्पनिक संख्या, ये हमें नहीं पढ़ना है, आपके टॉपिक में ये नहीं है, ये जो है 11वीं क्लास से स्टार्ट होती है। 11वीं क्लास में एक चैप्टर आता है जिसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं या कंपोजिट नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं। क्या होती है सम्मिश्र संख्याएं, जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों से मिलकर, जिसमें वास्तविक संख्या भी हो और काल्पनिक संख्या भी हो, वो संख्या कहलाई जाती है हमारी सम्मिश्र संख्या। एक अलग आ जाएगी, वो क्या, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, जो कि क्या होगी, वास्तविक संख्या जैसे इस प्रकार की होती है संख्या, जैसे 3 +
I4 ऐसे करके लिखा होगा कुछ, तो ये संख्या हमारी क्या होगी, सम्मिश्र संख्या होगी। और काल्पनिक संख्या जो होती है वो रूट के अंदर अगर माइनस की कोई भी संख्या आ जाए, चाहे वो पूर्ण वर्ग हो चाहे वो पूर्ण वर्ग ना हो, बस रूट के अंदर माइनस दिख जाए तो वो क्या हो जाती है हमारी, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये संख्या हमारी कहलाई जाती हैं वास्तविक काल्पनिक संख्या। अब ये माइनस से ऐसा क्या हुआ ये काल्पनिक संख्या बन गई, इसके बारे में हम 11वीं क्लास में देखेंगे, जो कि चैप्टर का नाम हुआ हमारा सम्मिश्र संख्या है। अब वास्तविक और सम्मिश्र काल्पनिक संख्याओं को मिलाकर के बन जाती है सम्मिश्र संख्या। तो हमारा जो टॉपिक था आज यही था कि वास्तविक संख्या क्या है, उसके बारे में हमने सारी संख्याओं को पढ़ा। अब उसके बाद में हमने देखा कि वास्तविक संख्या के कितने कितने मतलब कौन कौन सी हो सकती हैं। प्राकृतिक संख्या सारी वास्तविक संख्या होती हैं, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या सारी वास्तविक संख्या होती हैं, पूर्णांक यानी कि सारे के सारे इंटीजर वास्तविक संख्या होते हैं, और सारी सम संख्याएं, सारी विषम संख्याएं, सारी भाज्य संख्याएं, सारी अभाज्य संख्याएं, ये सारी की सारी सब क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। तो अब इसके बाद में जो हमारा टॉपिक होगा, अभी चैप्टर का इंट्रोडक्शन था वो हो गया कंप्लीट। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमारा टॉपिक होगा। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, यानी कि कोई भी हमारे पास संख्या है, कोई भी हमारे पास भाज्य संख्या है, तो वो जो संख्या हमारे पास कोई भी संख्या, उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाई जाती है। जैसे कि हमारे पास ये दे रखा है, ले लिया हमने, क्या ले लिया, 625 ले लिया, 625। अब 625 एक हमारी संख्या है। अब इसको यानी कि ये भाज्य संख्या है, अब इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या से करना स्टार्ट करो। 3 से होगा क्या, 3 से 3 एकम 3 नहीं होगा, 3 से 5 से काट दो, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 2 बचे, 2 उधर को पहुंच गया, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो यानी कि 625 को हमने क्या लिख दिया, 5 गुणा 5 गुणा 5 और ये गुणा 5, यानी कि 625 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए, जो कि 5 आया निकल के। 5 भी आ सकता है किसी किसी संख्याओं में, मतलब जैसे 625 में 5 आ गया, किसी किसी संख्या में 5, 3 और भी कुछ आ सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब उन संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रमेय को हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अब